गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, अब तक हमने करा है जो वो है मनी मार्केट का। हमने इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक उसका मतलब ये सब पढ़ा है। नेक्स्ट आज हमें जो करना है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या चीज़ें मनी मार्केट में ट्रेड करी जाती हैं, या फिर किन किन चीज़ों को मिलाकर मार्केट जो है वो मनी मार्केट बनती है। तो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, इसके तत्व हैं वो ये हैं हमारे। एक तो कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और फिर है मार्केट फॉर फाइनेंशियल गारंटी। ये मनी मार्केट को जो है ब्रॉड इन 4 कैटेगरीज़ में बांटा हुआ है। फिर उन 4 के जो अंदर है ये उसके सब पार्ट्स हैं। पार्ट्स तो नहीं कहते हैं हम इन्हें कहते हैं अलग अलग। इनके इस कैटेगरी के अंदर ये 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इसके अंदर ये आते हैं। तो ये हैं हमारे। आज हम करेंगे कॉल मनी का करेंगे और ट्रेजरी बिल करेंगे और फिर कमर्शियल पेपर करेंगे। फिर है हम शुरू करते हैं कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी का मतलब देखो क्या होता है। एक तो आपको जब अभी आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट करते हो, आपको इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है तो जब सभी इंस्ट्रूमेंट की जो डेट होगी मैच्योरिटी की वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगी, ठीक है। तो कॉल मनी पे आते हैं पहले। कॉल मनी इसका नाम रखा गया है, देखो इसके नाम से पता चल जाता है कि मनी जो कि एक तुरंत कॉल पर भी आपको मिल सकती है। मतलब कि जैसे हमें किसी से कॉल करी तुरंत हमें वो सर्विस मिल जाती है, वैसे ही हमें मनी मिल जाता है जब हमें ज़रूरत होती है एक कॉल करने से ही। तो उस मनी को हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। इस पे क्या होता है कि कॉल मनी मार्केट में जो लोन लिया जाता है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का लगा लो कि भाई ये मान लो 1 दिन का हो गया, 15 घंटे, 24 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, ऐसे बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है। ये लिखा भी हुआ है डील्स विद द लोन ऑफ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, ठीक है। मार्केट डील विद कॉल मनी मार्केट डील विद द लोन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मेनली डील्स विद 1 डे लोन विच मे और मे नॉट बी रिन्यूड टू द नेक्स्ट डे। रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये है कॉल मनी मार्केट हमारी। और ये क्या है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है इसीलिए ये क्या है, हाईली लिक्विड है, ठीक है। ये हो गई हमारी कॉल मनी मार्केट। ये थोड़ा अंदर का इसका पढ़ लेना, ये ज़रूरी नहीं है करना। कॉल मनी मार्केट इन यूएस, ये कोई ज़रूरत नहीं है करने की। फिर है नेक्स्ट हम करते हैं पार्टिसिपेंट्स का हैं जो कॉल मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट। कहने का मतलब है कि जो इन इंस्ट्रूमेंट से काम करवाते हैं, जिनके द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं वो कौन होंगे। देखो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। वो कौन है, बैंक। अब वे बैंक अलग अलग तरह के हैं, वे सारे जितने भी अलग अलग तरह के बैंक वे सारे ये बैंक बता रखे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट इसका मतलब क्या है, देखो ट्रेजरी बिल का मतलब होता है एक ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट किसको देती है, गवर्नमेंट किसी भी आम इंसान को ये इशू नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो आरबीआई को देती है। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। फिर जो ये आरबीआई है ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको इशू करता है। या तो कोई इसे पर्सन भी खरीद सकता है, या कोई बैंक खरीद सकता है, कोई कंपनी खरीद सकती है। मतलब कि ये सब आते हैं किसमें, जनरल पब्लिक जो है ट्रेजरी बिल खरीदती है तो वो किसके माध्यम से खरीदती है, आरबीआई बेचता है। आरबीआई बेच रहा है, आरबीआई को किसने दिए बेचने के लिए, गवर्नमेंट ने दिए। तो आपने जो पैसा खरीदोगे तो आप जो पैसा होगा वो आपका जाएगा आरबीआई को। आरबीआई उस पैसे को कहाँ देगा, गवर्नमेंट को देगा। तो इस तरह से मनी सर्कुलेट हुआ, ट्रेजरी बिल के द्वारा हुआ। और ये जो ट्रेजरी बिल है इनकी जो मैच्योरिटी डेट होती है बहुत ही कम होती है। क्यों, क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट को मनी मार्केट में से पैसा उठाना होता है तो वो क्या इशू करता है, ट्रेजरी बिल्स इशू करता है। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होते हैं एग्ज़ाम में, उसके जो पार्ट होते हैं 4-4 नंबर के, उसमें ये हमेशा तो नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि एक बार इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो कई बार इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन आता ज़रूर है हर बार एग्ज़ाम में ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल आपका जो है एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसे
बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फिर है फीचर्स क्या है ट्रेजरी बिल की। इसकी फ़ीचर्स देखो यही सब हैं कि डिग्री ऑफ हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म मनी है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है मनी का। फिर ये है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड। फिर कहता है ट्रेजरी बिल रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, रिस्क नहीं है कि भाई मैच्योर होगा या नहीं होगा। गवर्नमेंट का है तो मैच्योर तो ज़रूर होगा। फिर है ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक of the country on the behalf of government. सेंट्रल बैंक ऑलवेज रेडी टू बाय और डिस्काउंट देम। इसका मतलब आप आरबीआई को किसी भी टाइम वो वापस दे सकते हो। आरबीआई जो वो पैसे आपको देगा, फिर गवर्नमेंट को वो जिस दिन मैच्योरिटी है उसी दिन देगा, लेकिन आपको तुरंत पैसे दे सकता है, ठीक है। फिर है ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय आरबीआई एट डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड है। किसी का 91 दिन का होता है, किसी का 182, किसी का 364। तो नेक्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मनी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कवर करते हैं। एसएलआर का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में एक रेट, जब मॉनेटरी पॉलिसी बनती है जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब आती है, तो वहाँ पर एक रेट आती है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि जो बैंक होता है अपने पास अपने फिक्स्ड एसेट्स का, अपनी जितने भी एसेट्स हैं या अमाउंट उसके पास जितना है, टोटल कैश का अपना एक हिस्सा ऐसा रखता है निकाल के जो वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। उस हिस्से को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि कितना अमाउंट उसने लिक्विडिटी के लिए रखा है, क्या उसकी लिक्विडिटी है। फिर है ट्रेजरी बिल आर इशूड टू द लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इनकी, और ये एश्योर्ड यील्ड देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। फिर है ट्रेजरी बिल कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी और एडहॉक। जो ऑर्डिनरी होते हैं दे आर नोन एज और रेगुलर ट्रेजरी बिल भी कहते हैं इनको। ये क्या होते हैं? इशूड टू पब्लिक एंड टू आरबीआई बाय द गवर्नमेंट। और ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं कैसे? एक तो 182 दिन का, 364 और एक 14 दिन। ये अलग अलग इसीलिए रखे हैं क्योंकि इनका अलग अलग दिन के नाम हेडिंग से क्या मतलब है कि भाई ऐसे ट्रेजरी बिल जिनका इतने इतने डेज़ के बाद मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी होने का मतलब क्या है? आपको इतने दिन बाद अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। फिर है एडहॉक। एडहॉक जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस ये होता है कि इशूड बाय द गवर्नमेंट टू रिप्लेनिश द कैश बैलेंस को अपना मेंटेन करने के लिए करती है। एक ऑल्टरनेट मेथड है स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का, मतलब कि वे तो जनरल पब्लिक को बेचे गए थे, अब ये स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है सरकार, लेकिन किसके द्वारा देगी? आरबीआई के द्वारा ही देगी। फिर है ट्रेजरी बिल की रेट। रेट का मतलब क्या होता है? जिस रेट पर आपको आपका पैसा वापस मिलेगा वो रेट, जैसे आपकी इंटरेस्ट की रेट होती है सेविंग पर या लोन पर, ऐसे ट्रेजरी बिल की रेट होती है। लिमिटेशंस ये सब नो सिंपल है। उसके बाद है कमर्शियल पेपर, नेक्स्ट पार्ट है आपका हम थर्ड पार्ट पे आ गए हैं। कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, अब थर्ड है आपका कमर्शियल पेपर मार्केट। कमर्शियल पेपर मार्केट का मतलब क्या है कि ये भी शॉर्ट टर्म ही है क्योंकि मनी मार्केट है। एक तरह के प्रोमिसरी नोट होते हैं जो कि एक फ़िक्स्ड मैच्योरिटी है, एक टाइम के बाद आपकी मैच्योरिटी फ़िक्स है। और इसमें क्या अलग फ़ीचर है कि भाई अब ये कमर्शियल, अब ट्रेजरी बिल तो सरकार ने वो जो थी गारंटी दी थी, जो कमर्शियल पेपर है ये कंपनीज़ या कोई भी कॉरपोरेट हाउस इशू करता है, एक गारंटी देता है कि फ़िक्स मैच्योरिटी होगी ही होगी, और साथ के साथ आपको एक प्रॉमिस भी करता है कि हम आपको ज़रूर आपका अमाउंट रिटर्न करेंगे, जिस रेट के लिए बोला था उतनी ही रेट के साथ आपका रिटर्न करेंगे। ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर साइन होता है ये एग्रीमेंट। और इसको गवर्न कौन करता है? हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसका एक स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है हमने इसके लिए, तो इसीलिए ये एक बाइंडिंग हो जाता है कंपनी के ऊपर वापस पे करना। तो इसके जो फीचर्स हैं देखो क्या हैं कि कमर्शियल पेपर जो होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब कि इसके सिक्योर अनसिक्योर का मतलब क्या होता है कि आपने अगर किसी से लिए हैं कमर्शियल पेपर कंपनी से, तो ये नहीं होता है कि भाई अगर कंपनी आपके पैसे रिटर्न नहीं करे तो मतलब कि वो अपनी कुछ गिरवी रखेगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें सिस्टम, इसलिए ये क्या है? अनसिक्योर्ड है।
फिर है कमर्शियल पेपर नेगोशिएबल हैं बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, नेगोशिएट इनको आसानी से किया जा सकता है। ये हाईली सेफ़ हैं और हाईली लिक्विड हैं। हाईली लिक्विड क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। हाईली सेफ़ क्यों है? क्योंकि इनकी मैच्योरिटी जो है वो फिक्स है। फिर है कमर्शियल पेपर पोजेसेस द हाईएस्ट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कमर्शियल पेपर होते हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। फिर है कमर्शियल पेपर हैव बायबैक फैसिलिटी। बायबैक फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर जब कंपनी अपना जो कमर्शियल पेपर इशू किया इसने किसी एक बंदे को, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद कंपनी अपना कमर्शियल पेपर इससे वापस भी ले सकती है, तो उसे कहते हैं बायबैक। यही सेम कॉन्सेप्ट जैसे आपका होता है बायबैक ऑफ शेयर्स में। फिर नेक्स्ट है आपका कमर्शियल पेपर जो है इशूड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनी, किसी भी कंपनी के द्वारा आपके ये इशू करे जा सकते हैं। फिर है कमर्शियल पेपर इशूड एट डिस्काउंट एंड इन द लार्ज डिनोमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आपके जो इशू होता है वो डिस्काउंट पे इशू होता है, मतलब फेस वैल्यू से कम पर इशू होते हैं। फिर है कि कमर्शियल पेपर में बी इशूड थ्रू कमर्शियल बैंक्स, मतलब कि हेल्प कौन करता है? कमर्शियल बैंक के द्वारा ये इशू किए जाते हैं। कंपनी जो है खुद आके नहीं बेचती, वो कहती है, बैंक को कहती है कि आप हमारे बिहाफ पे कमर्शियल पेपर का इशुएंस जो है कंडक्ट कीजिए। तो बैंक जो है जनरल पब्लिक जितने भी मार्केट में अवेलेबल है उनको देता है ये। फिर है कि इशूइंग कंपनी बियर ऑल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द इशू, तो जितने भी एक्सपेंस हुए हैं इशू करने के लिए वो सारा खर्चा कौन बियर करता है? कंपनी बियर करती है। कैसा खर्चा होगा कि बैंक जो है अपनी फ़ीस चार्ज करेगा इन सबको काम करने में, तो ये फ़ीस कौन देगा? कंपनी देगी। अब सारे खर्चे कंपनी ही पे करेगी क्योंकि कंपनी का ही तो काम कर रहा है बैंक। फिर है आरबीआई की गाइडलाइंस, ये आप अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। फिर कमर्शियल पेपर इन मार्केट इंडिया में कब आई थी? 1987 में हमारे पास ये इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में। अब नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल पेपर के टाइप, कितने टाइप के हैं? ये हैं हमारे प्रोमिसरी नोट, ड्राफ्ट, चेक और सीओडी। इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट और डिपॉजिटरी कह देते हैं। अब शुरू करते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में देखो क्या है कि प्रोमिसरी नोट में क्या है कि भाई ए है, बी है, ठीक है। ए जो है एक प्रॉमिस के साथ उसको एक रिटर्न एग्रीमेंट रिटर्न पे लिख के देता है कि आई विल रिटर्न योर मनी बाय दिस डेट, आई प्रोमिस टू रिटर्न यू दिस मनी। और वो जो लेटर होता है वो बाइंडिंग होता है लॉ के द्वारा। क्यों? कौन सा एक्ट गवर्न करता है, कौन सा एक्ट रूल करता है इन सब चीज़ों को? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। अब चलो, डेटर एग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन डिमांड आफ्टर सम टाइम विद अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ये है प्रोमिसरी नोट। इसकी फीचर्स क्या हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। कल को एक बंदा दूसरे को मुकर नहीं सकता है, मना नहीं कर सकता कि मैंने आपके पैसे नहीं देने थे, क्यों? अब ये क्या है? रिटर्न में है। फिर है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसकी दूसरी फीचर है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब है कि कंटेन्स अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, किसी कंडीशन को रख के प्रॉमिस नहीं करता है कि अगर मैं ये पे नहीं कर पाया तो अगर मैं अपना प्रॉमिस नहीं कर पाया तो मैं आपको कुछ और चीज़ दे दूँगा। तो इसमें ऐसे कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, कंडीशन नहीं लगती। अब अगला है क्लियर टू पे, क्लियर प्रॉमिस टू पे। देखो छोटे छोटे से हैं, उसी में से ही अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट निकाल रखे हैं। क्लियर प्रॉमिस करता है पे करने के लिए बस। फिर है सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, कि इसमें टोटल अमाउंट का ना करके वो एक जो टोटल अमाउंट में से थोड़े अमाउंट का प्रॉमिस करता है पे करने के लिए। फिर है साइंड बाय मेकर, के जिसने बनाया है उसने वो उस पर अपने साइन भी करेगा। फिर है पे मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, कि जिसको जो पे कर रहा है पर्सन, ठीक है, पे और द पर्सन टू होम द पेमेंट इज़ टू बी मेड, उसको क्या कहते हैं? पे कहते हैं। जैसे मान लो ए है, बी है। ए तो कौन है? पैसा देने वाला है, तो ये कौन होता है? पेयर है ये। पे कौन है? जिसको पैसा मिलता है, ये है बी, ठीक है। तो ये कहता है कि पे मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन, मतलब कि जिसको पैसे दिए जा रहे हैं वो एक एग्जिस्टेंस उसकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर है मेकर मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन, जो मेकर है ये बनाने वाला, ये भी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए इसकी। फिर डेट ऑफ प्रोमिसरी नोट, कि जो नोट बनाया जा रहा है प्रोमिसरी नोट, उस पर डेट होनी चाहिए कि किस दिन वो प्रॉमिस किया गया है।
फिर है स्टैम्प, मतलब कि उस पर स्टैम्प लगी होनी चाहिए, और वो कौन सी स्टैम्प होगी? इंडियन स्टैम्प एक्ट, प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन स्टैम्प एक्ट के द्वारा वो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा टाइप का चेक। चेक आप लोगों ने हमारे कॉमन डेली यूज़ में भी यूज़ होता है। चेक क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पे करते हो। अब इसकी मैच्योरिटी कम होती है ना, कि मतलब आपके पास एक चेक है, वो 2 महीने बाद मैच्योर हो गया, 2.5 महीने बाद मैच्योर हो गया, कम हुई ना मैच्योरिटी डेट इसकी। तो एक ये क्या है? मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट है फ्रॉम अ बैंक, वो है हमारा क्या? चेक। जो चेक है ये एक नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कैन बी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड इजीली। फिर है पॉपुलर मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक है, आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता, एक छोटा सा कागज़ होता है बस वो कैरी करके रखना पड़ता है। सेफ मेथड है। ये सब इसकी फीचर्स में भी आप लिख सकते हो यहाँ से पॉइंट्स उठाकर। फिर है कि इट ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर, आप किसी बैंक के द्वारा ही चेक की पेमेंट करवा सकते हो, तो एक किसी ना किसी बैंक के नाम होना ज़रूरी है वो चेक। फिर है इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस। इसका मतलब क्या है कि जब आप ऑन डिमांड आप कर सकते हो, मान लो 3 महीने की मैच्योरिटी है लेकिन आपको पैसे जो हैं दूसरे महीने में चाहिए, तो आप इसको जाके तुरंत कैश करवा सकते हो। फिर है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि बैंक ड्राफ्ट का मतलब है कि जब एक बैंक जो है, ये बैंक 1 है, ये बैंक कोई दूसरा बैंक है, सेकंड नंबर का बैंक है, इसको कहता है, बीच में एक ए पर्सन है, ठीक है। ये बैंक इस बैंक को कहता है कि आप मेरे बिहाफ पे ए को पे कर दो, तो बैंक एक ड्राफ्ट इशू करता है दूसरे बैंक को, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट। इसमें देखो क्या लिखा है कि बिल ड्रॉन ईदर ऑन डिमांड अदरवाइज बाय वन बैंक टू अनदर इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन सी होगी? जो बंदा उनके 2 बैंकों के बीच में इन्वॉल्व है। फिर है ऑर्डरिंग दैट ब्रांच टू मेक पेमेंट ऑन डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस टू द पर्सन हुज नेम इज़ अपीयर्ड ऑन द ड्राफ्ट। जो ये बैंक 1 है, ये बैंक 2 को कहता है कि ए को जिस दिन की मैंने ड्राफ्ट पे डेट मेंशन करी है, जिस दिन के लिए मैंने कहा है पे करने के लिए, उसी दिन इसको आप पे करेंगे विदाउट मेकिंग एनी डिले। तो ये है हमारा कमर्शियल पेपर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कमर्शियल बिल मार्केट क्या होती है।